आज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अभी तक अपन सेकंड चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। तो पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन इनकम की और इनकम के टाइप्स कि इनकम कितने टाइप्स की होती है। इसके बाद डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस या फिर इन दोनों का मतलब क्या है। और फिर ये बाद के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस एंड नेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। यदि मुझे ग्रॉस से नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यदि मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, मुझे निकालना है नेट, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। ऐसे ही यदि मुझे ग्रॉस निकालना है नेट से, तो ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन। ये बात हम दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक रहेगा, इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो आएगा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या है। फिर रिलेटेड एग्रीगेट्स जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, रिलेटेड एग्रीगेट्स। उसके बाद नॉमिनल एंड रियल जीडीपी और लास्ट में जीडीपी एंड वेलफेयर। तो आज स्टार्ट करें केवल इनकम के बारे में कि इनकम का मतलब क्या है। देखें, इनकम का मतलब होता है मनी रिसीव्ड। इनकम का मतलब जो भी पैसा रिसीव किया गया है, या तो यूनिलेटरल ट्रांसफर से या फिर बाइलेटरल ट्रांसफर से। इनकम मींस मनी रिसीव्ड फ्रॉम आइदर यूनिलेटरल ट्रांसफर और स्लैश एंड बाइलेटरल ट्रांसफर। दोनों से भी जो दोनों ट्रांसफर से जो भी इनकम मुझे रिसीव होगी, उसे इनकम का नाम दिया गया है। जो भी पैसा रिसीव होगा दोनों ट्रांसफर से, उसे इनकम का नाम दिया गया है। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है एक तरफा ट्रांसफर। जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ, मैंने किसी को गिफ्ट दिया है, मैंने किसी को डोनेशन दिया है, मैंने चैरिटी दिया है, किसी को पैसा दान में दिया है, वो आएगा यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर। यूनिलेटरल ट्रांसफर हिंदी में एक तरफा ट्रांसफर, जहां पर केवल एक व्यक्ति की तरफ से कुछ ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे साइड से कुछ हमें रिसीव नहीं हुआ, वो है यूनिलेटरल ट्रांसफर। एंड ओल्ड एज पेंशन भी यूनिलेटरल ट्रांसफर का एक पार्ट है। इसके अलावा बाइलेटरल ट्रांसफर मींस टू साइडेड ट्रांसफर, कि मैंने दुकानदार के पास गया, उसे पैसे दिए, उसने मुझे गुड्स दिया, या फिर मैंने अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री वाले को दिए, मैंने अपनी खाली जमीन है वो उसे दे दी है, मेरे पास जो पैसा रखा था उसे मैंने वो दे दिया है, उसने बदले में मुझे इंटरेस्ट दिए, या मैंने जो लैंड था वो दे दिया है, उसने बदले में मुझे दिया है रेंट, किराया। तो इनकम मींस money received from either unilateral transfer or bilateral transfer. Unilateral transfer means one sided transfer, that is gift, charity, donation and old age pensions. And bilateral transfer means two sided transfer, that is money received against factor of production. अब जो बाइलेटरल ट्रांसफर जो इनकम रिसीव होती है उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। ये हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी बाइलेटरल ट्रांसफर से इनकम जनरेट होगी उसे बोलेंगे फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मींस इनकम जनरेटेड या फिर अर्नड, इनकम अर्नड फ्रॉम दी फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होगी उसे नाम दिया गया फैक्टर इनकम का। मेरा रेंट जनरेट हुआ, लेबर काम कर रही है तो वेजेस जनरेट हुई, मैंने किसी को पैसा उधार दिया है फैक्ट्री वाले को, तो वहां से जो भी इंटरेस्ट जनरेट हुई है, और मैं यदि फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए मैनेजर, तो मुझे प्रॉफिट में से पार्ट मिल रहा है, तो वो फैक्टर इनकम मानी जाएगी। और जो भी इनकम यूनिलेटरल ट्रांसफर से जनरेट होगी उसे नाम देंगे ट्रांसफर इनकम। इनकम विच जनरेट्स फ्रॉम बाइलेटरल ट्रांसफर इज नोन एज फैक्टर इनकम, एंड इनकम विच जनरेट्स फ्रॉम यूनिलेटरल ट्रांसफर इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। ये दूसरों, ये इसके अदर नेम है। ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे, आगे जाके जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो नेशनल इनकम में एक बात साफ लिखी है कि केवल फैक्टर इनकम ही कंसीडर की जाएगी, केवल फैक्टर इनकम ही कंसीडर की जाएगी नेशनल इनकम निकालने के लिए, अदरवाइज और कोई इनकम कंसीडर हम नहीं करेंगे। इसके बाद आगे चलें। अब फैक्टर इनकम की एक बार डेफिनेशन देंगे वापस। फैक्टर इनकम मींस इनकम जनरेटेड बाय द हाउसहोल्ड फ्रॉम दी प्रोड्यूसर्स बाय रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। ऐसी इनकम जो हाउस होल्ड जनरेट करेगा या हाउस होल्ड अर्न करेगा। कहां से अर्न करेगा, हाउस होल्ड अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा प्रोड्यूसर को, या फिर हाउस होल्ड अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा
और फैक्टर सर्विसेज देगा तो वहां से जो भी इनकम जनरेट होगी, कौन कौन सी इनकम है वो, रेंट हम रिसीव करेंगे ताकि हाउस होल्ड अपना जो वेकेंट लैंड है, खाली जमीन है, वो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देगा या फिर फर्म को देगा, किसी प्रोडक्शन हाउस को देगा, तो वहां से जो भी रेंट जनरेट होगा, जितनी भी वेजेस रिसीव होगी सर्विसेज रेंडर करने के अगेंस्ट ऑफ लेबर और एम्प्लॉइज, जितनी भी इंटरेस्ट रिसीव होगी, जो हाउस होल्ड के पास पैसा है वो हाउस होल्ड पैसा अपना देगा फर्म को, ताकि फर्म उस पैसे को इस्तेमाल करे और पैसे से और वैल्यू क्रिएट करे, कैपिटल फॉर्मेशन करे, ताकि इंटरेस्ट पेमेंट हो पाए। और लास्ट है प्रॉफिट। जितने भी मैनेजर या फिर एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं। आज मैंने बिजनेस ओपन किया है, बिजनेस ओपन क्यों किया है, ताकि मैं लेबर को वेजेस पेड करने के बाद, लैंड का रेंट पेड करने के बाद और हाउस होल्ड को इंटरेस्ट पेड करने के बाद जो भी मेरे पास बचे पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, या जो भी मुझे पैसा बचे वो मैंने प्रॉफिट का नाम दिया गया है, ताकि मैं भी तो अपने पास कुछ पैसा रखूंगा, तो वो है प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर्स का आ गया प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम मींस इनकम जनरेटेड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, किसी भी फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करके बिना जो भी इनकम जनरेट होगी वो ट्रांसफर इनकम है। फॉर एग्जांपल गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन। हमेशा एक बार वापस भी याद रखेंगे, मैं वापस डिस्कस करूंगा जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जितनी भी ट्रांसफर इनकम होगी, ट्रांसफर इनकम कभी भी शामिल नहीं करेंगे, ट्रांसफर इनकम कभी भी शामिल नहीं करेंगे नेशनल इनकम निकालते टाइम में। अब क्यों शामिल नहीं करेंगे वो हम जब डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 तब देखेंगे। तो बात हुई इनकम के दो टाइप, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब बात करें क्या फैक्टर इनकम के आगे टाइप्स कितने हैं, क्योंकि ट्रांसफर इनकम तो नेशनल इनकम में शामिल होगी नहीं, तो होगी नहीं, तो केवल फैक्टर इनकम ही कंसीडर की जाएगी एज नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। तो अब पढ़ें नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का अंतर क्या है। नेशनल इनकम मींस इनकम विच जनरेट्स, या फिर नेशनल इनकम मींस सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स, ऐसी इनकम जो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अमाउंट को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रेंडर करके वहां से जो भी इनकम जनरेट हुई है उस अमाउंट को ऐड करने के बाद आती है। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम में ऐड कर दूंगा। पूरे कंट्री के अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मैं इनकम यदि ऐड कर देता हूं तो फैक्टर इनकम मानी जाएगी। और यदि ये इनकम नॉर्मल रेसिडेंट कमाता है, और यदि ये इनकम नॉर्मल रेसिडेंट कमाता है तो उसे बोलेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मींस सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मैंने दो वर्ड यूज किए इस डेफिनेशन में, नंबर 1 फैक्टर इनकम और नंबर सेकंड नॉर्मल रेसिडेंट। नेशनल इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो जनरेट की गई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, एंड जो जनरेट की है नॉर्मल रेसिडेंट ने। फैक्टर इनकम डिस्कस कर चुके हैं, अकाउंटिंग ईयर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल रेसिडेंट क्या चीज है, या नॉर्मल रेसिडेंट किसे बोलेंगे। देखें नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन, हु विल बी ए नॉर्मल रेसिडेंट और हु कैन बी ए नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन हो सकता है, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब वह व्यक्ति जो ऑर्डिनरली रिजाइड करता है एक कंट्री के अंदर फॉर मोर देन 1 ईयर। आज कोई भी व्यक्ति यदि भारत के अंदर रहता है, यदि भारत का नॉर्मल रेसिडेंट, उसे भारत के नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में उसे फॉल करना है तो उसे इंडिया के अंदर कम से कम 1 साल या फिर उससे ज्यादा रहना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दिस, इसके अलावा रहना ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जरूरी है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, वो सारी एक्टिविटी भी इंडिया के अंदर होनी चाहिए, तब वो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का माना जाएगा, तभी उसकी इनकम काउंट होगी नेशनल इनकम निकालने के लिए। नेशनल इनकम का मतलब वापस एक बार डेफिनेशन डिस्कस करें, नेशनल इनकम मींस सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी फैक्टर सर्विसेज हैं, उनकी कंबाइंड इनकम को बोलेंगे। और वह इनकम कमाई जानी चाहिए एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। फैक्टर इनकम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मल रेसिडेंट और एक बार डिस्कस करें। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब वह व्यक्ति जो एक कंट्री में कम से कम 1 साल रहा हो और उससे ज्यादा रहा हो,
और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर हो, मतलब कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट तीनों एक्टिविटीज उस कंट्री के अंदर फॉल होनी चाहिए, तभी वो नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। एक बात और याद रखनी है, इट इज ऑल्सो टू नोट हियर दैट द ऑर्डिनरी रेसिडेंट मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंसर्न्ड कंट्री। ये हो सकता है कि वो सिटीजन है या नहीं है, सिटीजन बोलते हैं नागरिक को, कि यह जरूरी नहीं है कि उसके पास इंडिया की नागरिकता हो। मतलब यदि कोई यूएसए का पर्सन इंडिया में रह रहा है पिछले 1 साल से ज्यादा, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा। बस उसकी जो कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि वो भारत में ही पैदा हुआ हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसे भारत का सिटीजन माना जाए। वह केवल 1 साल से ज्यादा रहा हो इंडिया के अंदर, प्लस उसकी जितनी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाली एक्टिविटीज हैं, जो कि हैं कंजम्पशन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2 और इन्वेस्टमेंट नंबर 3, ये तीनों एक्टिविटी इंडिया के अंदर लाई करनी चाहिए, उसे बोलेंगे नेशनल इनकम।